वैसे तो हमारे पवित्र भूमि पर कई वीर योद्धाओं ने अपना एम्पायर बड़े भागों तक फैला रखा था, बट आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे, वे कहां से आए थे और भारत क्यों आए थे, किसने उन्हें भारत आने को कहा था, ऐसा क्या काम आ गया कि बाबर को दिल्ली बुलाना पड़ा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम कुछ पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल वंश मंगोलों एंड तुर्कों से उत्पन्न हुआ वंश था, जिसका अर्थ होता है बहादुर, और इसके संस्थापक बाबर को माना जाता है। नंबर 2, हिस्टोरी ऑफ बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और उनके पिता तैमूर के वंशज थे, जो कि तुर्किस्तान के फरगाना के शासक थे, और उनकी माता कुतलुक निगाह खानम थी। यूनुस खान बाबर का नाना था, जो कि मुगलिस्तान का शासक था, और इस तरह दोनों वंशों से मिलकर उत्पन्न हुआ था मुगल वंश। जैसे कि मैंने बताया, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के एक शासक थे और बाबर अपने पिता के साथ ही राजनीतिक दांवपेच सीख रहा था। बाबर के पिता के उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए कई बार राजनीतिक तौर पर बाबर के पिता को संघर्ष करना पड़ता था। 1494 में उनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण बाबर को बहुत ही कम उम्र में सत्ता संभालनी पड़ी। उस समय बाबर करीब 11 से 12 वर्ष के थे। क्योंकि उनके पिता के संबंध उनके रिश्तेदारों से अच्छे नहीं थे, इसलिए बाबर को सत्ता में आते ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि बहुत छोटी सी आयु में अपने आप को स्थापित करने की, साथ ही साथ रिश्तेदारों के समक्ष अपने आप को स्थापित करना और अपने रिश्तेदारों की कूटनीति से अपने आप को बचाना। और इन्हीं चुनौतियों के साथ बाबर का प्रारंभिक जीवन निराशा और कुछ उल्लास दोनों के साथ गुजरा। नंबर 3, बाबर्स अर्ली स्ट्रगल। उस वक्त हर राजा राज्य फैलाने के होड़ में रहते थे, इसलिए वे कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने राज्यों को बड़ा बनाते थे। इसके लिए कई राजा महाराजा अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते थे और कई राजा युद्ध करते थे। लेकिन बाबर ने अपनी प्रारंभिक जीवन में अपने आसपास के क्षेत्रों में कई युद्ध किए, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह सके, जो कुछ इस प्रकार है। समरकंद अभियान। समरकंद उस समय तुर्किस्तान की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए बाबर का प्रयास इसी समरकंद पर हुआ करता था। वे समरकंद पर अधिकार करके राज करना चाहता था। ऐसे में उसने समरकंद पर कई अभियान चलाए। 1494 में उसने समरकंद पर पहला आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। 1497 में उसने फिर से समरकंद पर अभियान चलाया। इस बार उसे विजय मिली, परंतु उसने ज्यादा समय तक शासन जमा नहीं पाया। मात्र 100 दिनों के भीतर उसे समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। 1501 में वह फिर से समरकंद पर अभियान करने के लिए चला। उसे फिर से विजय प्राप्त हुई, परंतु इस बार भी वह ज्यादा दिनों तक शासन जमा नहीं पाया और इस बार उसने 8 माह के लिए शासन किया और फिर से समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। 1504 में उसे पता चला कि काबुल के क्षेत्र में उस समय अराजकता की स्थिति बनी हुई है, इसलिए उसने समरकंद न जाकर भारत की तरफ काबुल और गजनी गया और दोनों क्षेत्रों को आसानी से जीत लिया। इसी विजय की खुशी में बाबर ने 1507 में पातशाह नामक उपाधि धारण की। बाबर के पूर्वज मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, परंतु बाबर एक पहला व्यक्ति था जिसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। 1511 में उसने फिर से समरकंद पर अभियान किया और इस बार भी उसे सफलता ही मिली, परंतु फिर से 1512 में वो अपना समरकंद शासन खो बैठा। इस प्रकार बाबर को यह समझ में आ गया कि ईरान और तुर्किस्तान के क्षेत्रों की तरफ राजनीतिक स्थिति बहुत ही मजबूत है, जिसे जीत पाना बड़ी ही मुश्किल है। इसी बीच उसे भारत आने के कई न्योते भी मिल रहे थे। साथ ही उसे इस बात की भी जानकारी मिल रही थी कि भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और इस तरफ विजय पाना बहुत ही सरल है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह मध्य एशिया और समरकंद को छोड़कर भारत की तरफ अभियान करेगा। नंबर 4, बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। 1519 में बाबर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के मध्य बाजोर और भेरा नामक स्थानों पर विजय प्राप्त की और वहां पर अधिकार किया। वह बाद में वापस आ गया। वह स्थायी सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि भारत में प्रवेश करने के लिए बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बाबर छोटे छोटे लड़ाइयां लड़कर अपना राज्य विस्तार कर रहा था और अंत में एक भयानक युद्ध लड़ता है, जो पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है। 1519 में उसने एक और अभियान किया और पेशवार के क्षेत्र पर विजय हासिल की और वह फिर से वापस चला गया।
1520 में उसने बाजौर और भेरा से लेकर पंजाब के सियालकोट तक अपना अधिकार कर लिया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1524 में उसने लाहौर और पंजाब के अधिकांश भागों तक के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। उस समय पंजाब का शासक दौलत खान था और दौलत खान ने ही बाबर को भारत बुलाया था। इस वजह से दौलत खान ने बाबर को आगे बढ़ने दिया। चूंकि उस समय दिल्ली के सम्राट इब्राहिम लोदी से काफी नफरत करता था और इन्हीं को हराने के उद्देश्य से बाबर को दिल्ली बुलाया। जब इसकी खबर दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हुआ, फिर भी इब्राहिम लोदी ने उस समय कुछ नहीं किया। उसने सोचा कि बाबर दिल्ली की ओर बढ़ेगा तब हम उस पर हमला करेंगे। उस समय उनके पड़ोसी राजाओं का कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि लोदी किसी की नहीं सुनता था और मनमानी करता था। इसलिए उनके सेनापति, मंत्री और साथ ही साथ पड़ोसी राजाएं भी नाराज थे। इसलिए उसे यह डर हमेशा रहता था कि कौन सा राजा कब थर्ड पार्टी कर दे। इसलिए उसने दिल्ली के आसपास ही बाबर को आना बेहतर समझा। नंबर 5, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ऑन द अराइवल ऑफ बाबर। उस समय भारत में अधिकांश मुस्लिम शासक थे, परंतु कुछ क्षेत्रों में हिंदू शासक भी थे, जैसे कि दिल्ली में मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी, दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय जो विजयनगर का शासक था। वहीं बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था और 5 भागों में मुस्लिम शासक थे और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा संगा था। जैसे कि मैंने कहा कि इन शासकों में आपसी संघर्ष होता रहता था और बाबर के लिए आपसी संघर्ष बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और उस समय इब्राहिम लोदी के चाचा इब्राहिम लोदी से काफी नफरत करता था, क्योंकि उसे राज्य से निकाल दिया था। इससे असंतुष्ट होकर उसने बाबर को दिल्ली आने का न्योता भेजा ताकि इब्राहिम लोदी को हरा सके। इसके साथ ही राणा संगा की भी सहमति मिली थी। राणा संगा की सहमति यह थी कि अगर बाबर दिल्ली पर हमला करेगा तो वह भी उसका साथ देगा। लेकिन राणा संगा कुछ कारणों से पानीपत के प्रथम युद्ध में शामिल नहीं हो सका और यही कारण आगे चलकर खानवा युद्ध का कारण बनता है। इन्हीं सब कारणों से उत्साहित होकर बाबर 1526 में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करता रहा। नंबर 6, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यह बाबर का भारत पर 5वां और सबसे भयानक आक्रमण था। बाबर ने 21 मार्च 1526 को पानीपत के मैदान में पानीपत का पहला युद्ध दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा और दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था और इसके साथ ही दिल्ली में लोदी शासन समाप्त हो गया। नंबर 7, बैटल ऑफ खनवा। यह युद्ध राणा संगा ने बाबर से किया था, जो कि मेवाड़ के एक राजा थे और बाबर को भारत बुलाने वालों में से भी एक थे। कहा जाता है कि राणा संगा एक बहादुर योद्धा था। उसने अपने समय में 100 के करीब युद्ध लड़ी थी और उनके शरीर में 80 से अधिक घाव के निशान थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जितना मुझे इब्राहिम लोदी को हराने में संघर्ष नहीं करना पड़ा, उतना मुझे राणा संगा को हराने में करना पड़ा था। बाबर को स्थायी सत्ता बनाने के लिए राणा संगा से लड़ना जरूरी था, क्योंकि उत्तर भारत में राणा संगा एक मजबूत शासक थे और वे किसी के अधीन रहकर काम करने वालों में से नहीं थे। बाबर को राणा संगा से युद्ध करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने जानबूझकर के कारण बनाया कि पानीपत के पहले युद्ध में उनके कहे मुताबिक साथ नहीं मिला था, इसलिए हम राणा संगा से युद्ध करेंगे। इधर राणा संगा को भी यह लग रहा था कि बाबर मोहम्मद गजनवी की तरह लूट मार करके वापस चला जाएगा, लेकिन कहाँ, बाबर को तो स्थायी सत्ता की खोज थी जो उसको दिल्ली में मिल चुकी थी। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, क्योंकि उसने कई राजपूतों की हत्या की थी और कहा जाता है कि उसने इतना भीषण युद्ध किया था कि उसने राजपूतों के सिर कटवाकर मीनार के रूप में खड़ा करवा दिया और उसने सेना और लोगों को दिखाया कि उसने जिहाद को सफल बनाया। नंबर 8, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर ने 1528 में चंदेरी के राजा मेदिनी राय से लड़ा। मेदिनी राय राणा संगा का एक सरदार था जो चंदेरी में रहकर शासन व्यवस्था चला रहा था। वह भी राजपूत ही था और इसने खनवा के युद्ध में भी भाग लिया था, जो राणा प्रताप की ओर से लड़ रहा था। बाबर ने मेदिनी राय को संदेश भेजा कि वह अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन राजपूत तो राजपूत होते हैं। उसने साफ साफ आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर बाबर ने अंत में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा। हालांकि इस युद्ध का विजेता बाबर ही रहा और बाबर ने मेदिनी राय के 2 पुत्रियों को उनके बेटे हुमायूं और कामरान को भेंट स्वरूप उपहार में दे दिया। नंबर 9, घाघरा का युद्ध। बाबर ने यह लड़ाई 1528 में अफगान मुसलमानों और महमूद लोदी से लड़ा था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, जिसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। उस समय महमूद लोदी बिहार क्षेत्र में जाकर राज कर रहा था और वहां से वह बाबर की सीमा में प्रवेश करके बार बार परेशान कर रहा था।
और यही उसका बार बार प्रयास रहता था। इससे परेशान होकर बाबर ने दिबिहार की तरफ अभियान करने का फैसला किया और घाघरा नदी के बीच बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। नंबर 10, बाबर्स डेथ। बाबर की मृत्यु को लेकर कई तथ्य हैं, जैसे कुछ इस प्रकार है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाबर भारत के जलवायु के हिसाब से नहीं ढल पा रहे थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाबर को नशीली पदार्थ जैसे अफीम, शराब, भांग इत्यादि लेने की शौकीन थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इन दो तथ्यों में आपको कौन सा तथ्य सही लगता है, आप कमेंट करके मुझे भी बता दीजिए। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।